नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। स्वागत है आप सभी का इनसे मिले कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता यूं ही नहीं मिलती। बहुत सारे जो असफलता के स्वाद है वो चखने पड़ते हैं, लेकिन आप में अगर कुछ गुजरने का जुनून है तो कोई भी जो राह है वो आपको भटका नहीं सकती और कोई भी राह आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो ऐसा ही कुछ सफ़र लेकर आज हम कार्यक्रम में आए हैं। ये है सफ़र कुछ ऐसा कि मेरी डिजिटल यात्रा गांव से सफलता तक। तो गांव से एक सफल और कामयाबी तक का ये जो सफ़र है वो लेकर हम आपके सामने लाए हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है अंकुश भारती जी, जो कि साहित्यकार है और साथ ही साथ पत्रकार भी है। और इनके बारे में बताएं दर्शकों तो बहुत सारी अचीवमेंट्स इनकी है, बहुत सारे बुक्स इन्होंने लिखी है, राइटर है, साहित्यकार है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का इन्होंने इंटरव्यू ले चुके हैं। बहुत सारे जो अवार्ड है वो इन्हें मिल चुके हैं। ये सारी जो तमाम बातें हैं वो इस कार्यक्रम में आज हम जानेंगे। और साथ ही साथ आजकल अगर बात की जाए तो ये है चीफ़ एडिटर ग्लोबल मैगज़ीन द होलिस्टिक पाइन, ये मैगज़ीन का नाम है जिसके ये चीफ़ एडिटर है। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार अंजना जी, और इन भावपूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डीडी के सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो अंकुश, ये तो जितना कुछ हमने कहा है ये सारी आपकी अचीवमेंट्स है और यही हम आज दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आपने एक जो सफलता का जो सफ़र शुरू किया है और आज भी आप लगातार जो कर रही हैं उसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे गांव से सफलता तक का ये सफ़र है तो क्यों ना शुरू से शुरू करते हैं। और गांव से जब आपने ये सफ़र शुरू किया वो कैसे शुरू हुआ, और आज जो आप चीफ़ एडिटर है इतने 30 देशों में जो विख्यात है ये मैगज़ीन, तो ये बताएं कि कैसे शुरू हुआ। जी, मुझे सबसे पहले जब हम इस फील्ड में होते हैं राइटिंग में या जर्नलिज्म के, तो ये एक पब्लिक डोमेन में आ जाता है जी। तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अपने गांव का नाम। और इसमें एक बहुत डिफरेंस ये है कि ये जो मैगज़ीन है ये असल में एक फेमस ऑथर हैं अनुलाल, राइटर्स कलम के अंतर्गत ये मैगज़ीन आती है। तो इसका संचालन जो है मैं अपने गांव नदौन से करती हूँ और अभी ये 30 कंट्रीज़ में पहुँच चुका है। और रही बात मेरे सफ़र की, तो मेरी जो एजुकेशन है पहले तारा हॉल से हुई, उसके बाद सेक्रेड हार्ट से जो कि अभी लोरेटो कॉन्वेंट है तो वहाँ से मैंने की, और उसके बाद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर भी किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक एजुकेशन जो डिग्री ओरिएंटेड है क्या वही इसमें रिलेटेड थी, ऐसा नहीं था। मेरे केस में ऐसा था कि मेरा जो फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ वो स्कूल की मैगज़ीन में हुआ। तो उससे मुझे बहुत बूस्ट मिला और मैं उस समय सिर्फ क्लास 4th में थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि राइटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने लगी और रीडिंग की तरफ तो उससे भी ज़्यादा। मेरा ऐसा होता था कि लाइब्रेरीज जाते थे तो जैसे आप एक बुक पढ़ते हैं दूसरी बुक पढ़ते हैं, मेरे केस में था कि आई लव्ड बुक्स। और मेरे पापा भी जर्नल्स लाते थे, मैगज़ीन्स भी लाते थे। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, जब मैं 10 या 11 वर्ष की थी तो मेरी माँ चल बसी। तो उस समय वो सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि राइटिंग जो था मेरे लिए एक जिसको कहते हैं एक मेडिटेशन होती है या एस्केप होता है, आप एक हॉबी पकड़ लेते हैं, तो वो मेरी लाइफ में आया। कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखने का एक नज़रिया, या फिर हम कह सकते कि जो मनोभावना है उसको पूरा करने के लिए। जी। लेकिन ये जो आपने कहा कि मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, तो कहा जाता है ना, जो कहावत होती है कि अच्छे राइटर बनने के लिए पहले रीडर होना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सभी फील्ड में ये लागू होता है। तो ये आपका एक जर्नी थी जो आप रीडिंग करती थी, तो कहीं ना कहीं आपने इस फील्ड में जाना था। तो जैसे एक आपने कहा कि 4th क्लास में आपका पहला जो छपा आर्टिकल, तो उसके बाद प्रेरणा अगर हम कहें कि क्या आपको इस राह में प्रेरित किया और कौन कौन से ऐसी घटनाएं थी कि आपने नहीं राइटिंग में जाना है, क्योंकि एक डिफरेंट फील्ड भी है और ये भी होता है कि पता नहीं कब आपको इसमें विख्यात हो, आप वो ख्याति प्राप्त होगी कि नहीं, तो उस तरह से भी एक टेंशन रहती है। जी, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में अगर आपको कुछ अनकन्वेंशनल अगर फील्ड लेना हो तो रिस्क तो लेना बनता ही है। जी। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने जैसे मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, उसी दौरान मेरे पिताजी की रिटायरमेंट हो गई, तो हम अपने गांव में शिफ्ट हो गए।
फिर क्या हुआ, जैसे कोविड का समय आया तो मुझे ऐसा था कि ऑफर लेटर्स काफ़ी थे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में भी प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे। तो मुझे एक अंदर से आया कि आई शुड बी गोइंग फॉर दिस, और एक चांस लेके देखते हैं। तो मैंने प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग का कोर्स परसू किया, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन उसमें भी ये था, आपको सक्सेस मिले ना मिले ये नहीं था। साथ में ये था कि प्रिंट जर्नलिज्म या डिजिटल जर्नलिज्म में कैसे ना कैसे जाना है, तो लेट्स गिव इट अ शॉट। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की, पर ये था, ये काफ़ी सालों की मेहनत थी जो कहीं ना कहीं वो आई काम। और फिर मैंने पब्लिकेशन हाउसेस के एक्सपीरियंसेस गेन किए, और उसके साथ पीयर रिव्यूड जर्नल्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, हर किस्म की राइटिंग, जिसको कहते हैं अपने आप को उस हद तक तोड़ दिया कि उस कि जैसे कहते हैं जस्ट यू नो व्हेन यू हैव टू अचीव समथिंग, एक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जैसे अभी होलिस्टिक फाइन की मैं चीफ एडिटर भी हूँ, तो वो मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस ही रहता है। सो सेम गोज़ विद राइटिंग ऑल्सो। तो इसमें मुझे क्या हुआ कि मैं साइमल्टेनियसली राइटिंग भी करती गई और मैं ऐसा इसमें भी करती गई। बट ये था कि अगर मुझे बोलना हो कि कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जिससे हुआ, तो कोविड के समय मुझे लगा कि करना चाहिए। और अगर ये देखा जाए कि जैसे आपने कहा कि आपने कंटेंट राइटिंग के लिए आपने कोर्स किया, और उसके बाद आपने बहुत सारे, ऐसी कोई फील्ड नहीं छोड़ी जो आपको लगा कि मुझे करना चाहिए। कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, शायद इसमें अब मुझे सफलता मिलनी शुरू हो चुकी है, एक सेटिस्फेक्शन जो मैंने किया वो अच्छा किया और इस फील्ड में मैं आगे जा सकती हूँ? जी, इसमें दो इंसिडेंट्स थे जो अभी भी मुझे नहीं भूलते। एक मीनाक्षी शेषाद्री जी का इंटरव्यू उनके कमबैक के बाद, वो मुझे सौभाग्य मिला। और दूसरा क्या हुआ कि मुझे राष्ट्र सेवा पुरस्कार मिला इन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। तो फिर उससे, जिसको कहते हैं एक स्प्रिंग इफेक्ट, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो वर्क है इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। और मेरे केस में एक डिफरेंस ये थी कि जो सोसाइटी से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके भी मैं इंटरव्यूज़ लेती हूँ, उनको भी हमने कवर पे फीचर किया। हमने सोचा कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखेंगे। तो जब वो काम लोगों के सामने नज़र आना शुरू हुआ और बाहर रिकॉग्निशन मिलने लगी, तब लगा कि वाकई में ये जर्नी जो था इट वाज वर्थ इट। और जब आपने बहुत सारे ये इंटरव्यूज़ किए, सेलिब्रिटीज़ हो या फिर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर भी थे या फिर कोई अलग फील्ड में कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई इंसिडेंट या फिर ऐसी कोई उनके वाक़या, आज आप खुद भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कि जिनकी बातों से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो, एक छाप छोड़ी हो? जी, मैं अभी एक एडिशन लाई हूँ, दिनेश मोहन जी। तो ये एक सुपर मॉडल हैं और ये काफ़ी नोन भी हैं इन द मॉडलिंग इंडस्ट्री। बॉलीवुड की कई फिल्म्स में भी इन्होंने काम किया है जी। तो जब मैंने इनका इंटरव्यू लिया तो सीखने को तो हर एक से मिलता है, लेकिन इनके केस में सीखने को ये मिला कि लाइफ में एज इज़ जस्ट अ नंबर। जब हम एज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम शायद 30 साल के हो गए हैं, ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हम 60 साल के हो गए हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। लेकिन जब दिनेश मोहन जी की जर्नी सुनी और जिस किस्म के वो इंसान हैं, तब लगा कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये लोग अगर अचीव कर रहे हैं लाइफ में तो मीन्स के शुरू करने की देर है और रुकना नहीं है। और जैसे मुझे भी एक टाइम पे लगा कि अभी करना चाहिए मुझे, तो दिनेश मोहन जी थे। फिर मीनाक्षी शेषाद्री जी का जब लिया तो उनसे डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा सीखा और एक हम्बलनेस। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन अगर मुझे रीसेंट कहना हो तो इन्हीं का है। और एक बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब हम डिफरेंट फील्ड में जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि एक आप नाम अपना बनाएं। तो ऐसी कौन सी ऐसी मुश्किलें थी या फिर चुनौतियां हम कह सकते हैं जो आपको झेलनी पड़ी और फिर जाकर भी आप उसमें डगमगाए नहीं और चलते रहे? जी, तो सबसे बड़ा जो मैं कहूँगी एक मेंटल ब्लॉक होता है या कुछ भी, हिमाचल में क्या है, एंड स्पेशली अगर आप हमीरपुर से हैं तो साइंस जो है या फिर अगर जो सिक्योर जॉब्स कहते हैं, जैसे आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए, तो वो एक सेफ्टी वैल्व की तरह होता है कि आपने ये किया है। अब मेरे केस में जब मैंने ये फील्ड चूज़ की तो अब उसमें वही था कि रिकॉग्निशन वो कैसे आएगा। आप अपना निरंतर वो काम कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा। तो फिर
ग्रेजुअली वो मैं जैसे करती चली गई, फिर लोगों में थोड़ा आता गया, क्योंकि हम चाहे सक्सेस कितना भी ऊंचा हम पहुंच जाएं, हमारी रियल अचीवमेंट होती है जब अपनी जन्मभूमि पे हम सक्सेस अचीव करें जी। या हमारी वो रिकॉग्निशन हो। तो कहीं ना कहीं एक ये हर्डल था। और बाकी क्या होता है, जैसे मैं इसका संचालन अपने गांव से करती हूँ, तो कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, कई बार नेटवर्क नहीं होता, कई बार वैसे नहीं होता, लेकिन मेरी जैसे एक रिकॉग्निशन भारत की बेटी नाम मुझे जो मीनाक्षी जी के फोटोग्राफर हैं उन्होंने मुझे दिया था, क्योंकि वो बहुत हाईली इम्प्रेस्ड थे इस बात से कि हिमाचल के एक छोटे से गांव से, और ये लड़की अपनी आइडेंटिटी बहुत बेबाक तरीके से हमेशा बताती है। तो फिर तो जैसे ये सफ़र शुरू हुआ, आपने इंटरव्यू लिए, और फिर राइटिंग का जो आपका शौक़ था वो पहले से ही था? जैसे आपने बचपन में भी कहा कि मेरा फर्स्ट आर्टिकल, कि कुछ और भी ड्रीम्स थे इसके अलावा? ये तो एक हॉबी भी हो सकती है, लेकिन कुछ बनने का अगर हम कहें, कुछ और भी ड्रीम्स थे मन में? ड्रीम्स का तो मुझे लगता है कि कोई सीमा नहीं होती। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो हमें 2 साल लगता है हमें डॉक्टर बनना है, फिर सडनली हमें लगता है कि मे बी हमें एक आर्टिस्ट बनना है। लेकिन मेरे जहन में ये था कि लाइफ में अगर मैं कुछ भी करूँगी तो मुझे अपनी बुक्स चाहिए, या फिर मुझे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश होते दिखने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली तो चला ही था। तो ये था, बट सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि एक जर्नलिज्म या इंटरव्यूइंग पीपल, ये भी एक मौका मिला। तो अभी मैं कहूँ तो मैं अभी आई वोंट से कि बिल्कुल एक सेटिस्फाइड पोजीशन पे हूँ, क्योंकि हमेशा आप लाइफ में सोचते हैं कि आपको और बढ़ते ही रहना चाहिए, बट यही ड्रीम था। तो जो आपने अभी किताबें रिसेंटली लिखी है और जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन जो आपने बुक्स लिखी है उसका मेन जो टॉपिक रहा है वो क्या रहा है और किस तरह से आप प्रभावित हुए हैं, उनके बारे में बताएं, दोनों ही बुक्स के बारे में। जी, मैंने एक लेटर्स टू लाइफ स्टोरीज़ फ्रॉम द सॉइल बुक है, और बाकी मैंने बहुत सारी बुक्स में को ऑथर किया है, रिसर्च जर्नल्स वगैरह में भी दिया है। तो मेरा जो असेंस रहता है घूम फिर के वो हिमाचल के गांव में या गांव की मिट्टी से रिलेटेड रहता है। जैसे एक बीबी जी का चकला बेलन एक आर्टिकल था, तो उसमें फिर मैंने अपनी दादी जी का और कैसे गांव का थोड़ा सा मिश्रण उसमें मैंने ऐड किया। फिर एक मेडिटेशंस अक्रॉस रिवर ब्यास, तो रिवर ब्यास जो है वो मेरे घर के थोड़ी नज़दीक ही बहती है, तो मेरा वहाँ का मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे। तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जो है मेरी एक ट्राई रहती है कि मैं ज़रूर पुश कर सकूं जितना कल्चर है, और इंग्लिश लैंग्वेज का ये रहता है कि इट रीचेस ग्लोबली ऑल्सो। तो अगर मेरे ज़रिए अगर मैं कर पा रही हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। जी, और राइटिंग का एक जो रहता है कि फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, स्टोरी या फिर प्ले या फिर पोइट्री, उसमें क्या ज़्यादा आपको पसंद रहता है? अगर कोई एक मुझे कहना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं हिंदी अगर लिखती हूँ तो मैं व्यंग्य पसंद करती हूँ, और अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ नॉन फिक्शनल, और बच्चों की फिक्शनल स्टोरीज़ आई प्रेफर। पोइट्रीज़ भी होती हैं बीच जो आपको ज़्यादा पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा, वो किस में ज़्यादा पसंद किया जाता है कि नहीं ये आप विषय बहुत अच्छा लिखते हैं? अच्छा, इसका भी मिक्स्ड रिव्यू रहता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप ऐसा ज़रूर कोई ना कोई बुक निकालिए जो स्पेसिफिकली जिस जगह से अगर आप हैं तो हमें बहुत एक इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन पोइट्रीज़ भी मैं लिखती हूँ, मैं कुछ लाइंस भी अगर बिल्कुल, और मैं कहना चाहती थी कि कुछ अगर आपने लिखा हो और दर्शकों को सुनाना चाहते हैं तो प्लीज़। जी, ये इंग्लिश में मैंने लिखा है, तो इसका है Circle of life. Little do we realize how life can change. Once a flower can end up being in a maze. When the tears can be of joys and sorrows. When there is always a today with no tomorrow. मैं अभी कुछ ही लाइन्स पढ़ रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी जो लाइन्स है वो भी एक आशावादी हम कह सकते हैं। जो पोएट्री रहती है कि मेन आपका यही रहता है कि छोड़े नहीं अगर होप, तो आशावादी की तरफ आप ज़्यादा वो रहते हैं। जी। तो जैसे गांव से भी आपके कोई आप
एक खुद अब प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं लोगों के लिए या फिर यूथ के लिए, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको सुनने को कि मुझे भी कोई हेल्प चाहिए, या फिर आप गांव के यूथ को या फिर लड़के लड़कियां जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं या फिर राइटिंग उनको पसंद है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आपको प्लेटफॉर्म मिलता है और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं होलिस्टिक पाइन में और राइटर्स कलम पब्लिशिंग में, उसमें अभी प्रमुख हेल्पिंग इंडिया राइट चला है जो ऑल अक्रॉस इंडिया अभी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें हम बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि क्रिएटिव राइटिंग जो है बच्चों तक पहुँचे। तो अभी इसका जो फर्स्ट हमने जो इसका प्रचार किया या जो हमने वर्कशॉप होल्ड की वो हमने हिमाचल के ही एक स्कूल से की जी। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ओपनली आए, क्वेश्चंस पूछें, फिर कॉम्पिटिशन्स भी हम बीच बीच में होल्ड करने का सोच रहे हैं। और बाकी मैं सभी बच्चों को जो भी जब भी जाते हैं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको सिर्फ यही कहती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं वो आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, उनको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अपना ड्रीम नहीं छोड़ना है। उसमें आप बेस्ट या तो यही कर सकते हैं कि आप उनकी बात मुझसे करवा दीजिए कि मैं उनका एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और अब तो साधनों की कोई कमी नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड इज़ देयर। जैसे हम भी होलिस्टिक पाइन में हमारी टीम जो है वो इंडिया में है, इंडिया से बाहर भी है, तो ये डिजिटल ही तो है माध्यम जिस वजह से कर पा रहे हैं। लेकिन एक जो कमी आज के समय में हम ये चाहे फिर समय का बदलाव कहे या फिर इस फील्ड के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या आपको आज के समय में देखने को मिलता है, और कितना पेशेंस चाहिए जब आपको राइटिंग करनी है या फिर इस फील्ड में खास तौर पर जुड़ना है? पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। इसमें आप अपना एक माइंडसेट रखिए कि फेलियर्स आपको कभी भी मिल सकते हैं। अगर आप ऊंचाई पे हैं तो हो सकता है कोई ऐसे निराशा का भी समय आए। अब राइटिंग के फील्ड में राइटर्स ब्लॉक भी रहता है, जब आपसे हो सकता है लिखा ही कुछ ना जाए, सामने से हो सकता है आप उस फील्ड में बढ़ रहे हैं, आपको इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के समय में मैं ये नहीं कहूँगी कि पेशेंस की कमी है, लेकिन एक शॉर्टकट्स लेने का लोगों में, थोड़ा बच्चों में भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, दूसरों को देख के कि ये अगर पहुँच पाया या ये ऐसा कर पाया, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस के लिए। और जैसे आपने बुक्स लिखी है और आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताएं, और लोगों में कितना इंटरेस्ट रहता है कि वो किसी को पढ़ें, और जो आप कहते हैं कि मुझे इतना शौक़ था कि मैं रीडिंग करती रहती थी, आज के समय में क्या वो शौक़ लोगों में कामयाब है? जी मेरे अगर सबसे पहले मैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी तो ब्यास रिवरीज नाम से अभी एक है, तो उसमें फेरी टेल्स होंगे बच्चों के लिए, और उसका जो बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि जो कहते हैं तो वो रिवर ब्यास पे ही होगा। तो अभी उसका कवर रिलीज़ भी आज ही हुआ। और दूसरी बात जो है कि आपने, अगर आई एम फॉरगेटिंग द क्वेश्चन, आपने दूसरा पार्ट जो बोला। मेरा ये था कि जैसे लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है, आप रीडिंग कितना करती थी, और वही रीडिंग स्किल आज के समय में भी क्या यूथ में या फिर बच्चों में देखने को मिलती है? जी, रीडिंग मेरा मानना है कि हमेशा एक पॉलिश्ड वर्जन में आ सकता है। जैसे अगर हम कहें कि आप अगर कुछ सूप पी रहे हैं या आपकी दादी माँ जैसे बना रही है, हो सकता है उसका एक कंडेंस्ड फॉर्म आपको फ्यूचर में मिले। रीडिंग का भी वैसा ही है, पेपर मोड से वो किंडल पे आ जाएगा या कैसे है, लेकिन ये है कि रीडिंग ऑडियो बुक्स में आ जाएगी। रीडिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गई है, कुछ है लोग तरीका चेंज हुआ है। तो जैसा हमारा टॉपिक भी है कि डिजिटल यात्रा जो आपकी शुरू हुई है, तो हम यही कहते हैं कि डिजिटल जब आज के समय में सब कुछ मिल रहा है, तो इसका कितना बेनिफिट राइटिंग और जो भी हम कह सकते हैं कि राइटिंग में हो या फिर लिटरेचर में हो, या फिर जैसे आपने कहा कि रीडिंग का भी अब डिजिटल रूप आ चुका है, तो कितना फ़ायदा उसका हो चुका है? जी, इसमें मैं फ़ायदा और नुकसान दोनों कहना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा है कि फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई रिसर्च आर्टिकल बनाना है, आपके पास सोर्सेज इतने हैं, आप वहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके पास टाइम सेव होगा।
लेकिन इसमें एक जो इसका नेगेटिव साइड जो अभी देखने को मिल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो फिर क्या हो रहा है, एक ओरिजिनलिटी या फिर क्रिएटिव राइटिंग की तरफ जो है, तो फिर उसमें थोड़ा सा हो जाता है कि वो फिल्टर्ड फॉर्म में आ सकता है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लिटरेचर में आ रहे हैं कि बहुत सोच समझ के आप कदम उठाइए, और कुछ भी चीज़ है वो ओरिजिनल ही बेस्ट है। और हमें, अगर हम राइटर्स हैं या क्रिएटिव लाइन में हैं, तो हम बस यही कोशिश कर सकते हैं कि ओरिजिनलिटी को लाना चाहिए हमें आगे। जी, एक अवार्ड की काफ़ी लंबी लिस्ट है। एक अवार्ड के बारे में आपने बताया कि उससे फिर आपको लगा था कि नहीं, ये जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। और कौन कौन से अवार्ड है जो आपको मिले और जो आपकी बूस्ट करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी थे और उससे आपको और ज़्यादा प्रेरणा मिली? जी, अभी तो अवार्ड्स की लाइन अगर करनी हो, मुझे मोर देन 64 अवार्ड्स मिले हैं। और अभी एक कल की गौरव सम्मान जो अवार्ड था वो जर्नलिज्म में मुझे मिला, तो उसमें बूस्ट काफ़ी मिला मुझे कि मैं अभी राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस पोजीशन पर आके मुझे ये लगता है कि मेरे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो आई कीप ऑन वर्किंग मोर टुवर्ड्स पॉलिशिंग माई क्राफ्ट, क्योंकि क्रिएटिव लाइन हो गई, एंड इवन जैसे आप जर्नलिज्म में या पब्लिक फील्ड में भी हैं, अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो उसके लिए एक श्योर शॉट नहीं होता कि आप परफेक्ट बन गए। उसके लिए आपको कोशिश निरंतर करनी ही चाहिए। तो फिर बाकी ईश्वर। तो इतने सारे अवार्ड्स पाकर, जैसे कि आपने कहा कि जब आप शुरू में ये कोर्स करने जा रहे थे, एक फील्ड होती है, डिफरेंट जा रहे थे, लेकिन जो सपना होता है पेरेंट्स का कि नहीं, एक अच्छी जॉब देखो और फिर सेटल हो जाओ, तो आज के समय में अगर पेरेंट्स का हम कहें कि कैसा उनको लगता है, कैसा उनका रिव्यू रहता है और कितना सपोर्ट आपको मिलता है? जी, मेरे लिए मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरी मदर जो थे, आई वाज वेरी यंग जब व्हेन शी पास्ड अवे, जब उनका निधन हो गया, तो मेरे पापा ने मेरी परवरिश की। और हमारी फैमिली में जैसे मेरी भाभी हैं और मेरे ब्रदर, आगे उनके बच्चे, तो फिर ऐसा रहता है जैसे मेरा वर्क फ्रॉम होम अगर रह रहा है तो उनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। और मैं ये मानती हूँ कि आपका जो फैमिली जो होती है, अगर वो सपोर्टिव हो तब आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बाकी तो होता है, आपके डाउनफॉल्स भी होंगे, हो सकता है आपके डिसएग्रीमेंट्स भी हों, क्योंकि सभी को एज पेरेंट्स ऑल्सो वो चाहते हैं यू नो एक सिक्योर उसमें जाएं। लेकिन मेरे केस में ये था, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एकदम सपोर्ट मिला और they were always with me। और मतलब जो आपने सोचा था वो आपको मिला। और एक कहते हैं ना कि जब हॉबी आपका वर्क बन जाता है तो उसमें आप एफर्ट ज़्यादा करते हैं। अपने मैगज़ीन के बारे में बताएं और कितने समय से आप इसके साथ जुड़े हैं, और आज के समय में अगर ये इतने देशों में चल रही है तो इसमें क्या कुछ खास बातें हैं? जी, तो मेरा जो मैगज़ीन है इसमें मुझे काम करते हुए 3 साल के करीब होते आए हैं। और ये एक इसमें यूनिकनेस क्या थी कि हम जितने भी इसमें हैं, हमारा जो फर्स्ट लव या फर्स्ट पैशन जो है वो राइटिंग का है। और ये हमने जब शुरू भी किया था तो इसको जैसे आप एक बच्चा होता है, आप उसके लिए कितना एक एफ़र्ट लगाते होंगे, तो उसमें वही एक एफ़र्ट लगा। और रही बात इसमें यूनिकनेस क्या है कि इसमें आपको लिटरेचर रिलेटेड आपको कंटेंट मिल जाएगा, इसमें आपको लाइफस्टाइल निश रिलेटेड मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये मैगज़ीन की अगर मुझे एक सिंगल लाइन में बात करनी हो तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल जर्नल है, तो लाइफस्टाइल बेस्ड है। और हमने लाइफस्टाइल को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इसका जो नाम है होलिस्टिक पाइन, उसको एज ए कंप्लीट हम कोशिश करते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनके लाइफ जर्नीज हमने कवर की। फिर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया ही है, और अभी ये डिजिटल की तरफ हम लोग इसको और कर रहे हैं, और इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी की तरफ हम लोग, और आने वाले समय में भी आपका ये कंटिन्यू रहेगा मैगज़ीन के साथ जुड़ना और अपने राइटिंग के साथ जुड़ना? जी, अभी तो यही है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि फ्यूचर का तो कहते हैं वो ईश्वर जाने कहाँ पर है। बिल्कुल। लेकिन मेरी तो कोशिश है कि मैं इसी में ही और बढ़ना चाहती हूँ। और जो राइटिंग का है उसमें कुछ डिफरेंट अगर आप करना चाहो तो क्या ऐसा विषय रहेगा जो डिफरेंट आपको लगता है कि करेंगे आप? मेरा अभी
मैं थोड़ा भी कोशिश में हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग पे मैं फोकस करूँ, और जो जिंगल्स जो होते हैं शॉर्ट एड्स के या कुछ, तो मैं वो थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश में हूँ। बाकी फॉरेन पब्लिकेशंस में भी मैं अपना भी काम सबमिट कर रही हूँ। और नए जो यूथ है या आपके गांव से जुड़े हुए कोई यूथ है, उनको साथ लेना कितना पसंद आप करेंगे? उनको प्रेरणा देना या फिर उनको भी एक प्लेटफॉर्म देना? जी, मैं बहुत ओपन होंगी इसमें करने के लिए, लेकिन अभी वही है कि अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इट इज़ बेस्ड इन केरला, बट वी आर ओपन फॉर राइटर्स। फिर हमने बल्कि इसमें एक राइटिंग मैराथन चलाया है, जिसमें जितने भी राइटर्स हैं वो इसमें बहुत ओपनली आप सबमिट कर सकते हैं। और हमने हिंदी में भी बल्कि हमने इसमें रखा हुआ है। फिर इसमें वीकली विचार नामक एक कॉलम है, इसमें वो भी आप बहुत ओपनली यू कैन सबमिट इट, और आप ईमेल पे सबमिट कीजिए, एंड वी आर ओपन टू एवरीबडी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो आप एक अलग फील्ड लेकर आए हैं और लोगों को प्रेरित किया कि अगर आप डिफरेंट करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।